जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान चीन को लगा बहुत बड़ा झटका, महाशक्तियों ने नहीं दी इनको मंजूरी। बताएंगे चले थे इस ग्रुप को आतंकी घोषित कराने दोस्तों हो गए नाकाम, लगा बहुत बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे सब आगे लपेटे में रशिया पर नए बैन लगाने की तैयारी में ईयू, 50 कंपनियों पर गिरेगी गाज, जिसमें भारत चीन तुर्की भी शामिल। दोस्तों आपको बताएंगे अभी हाल ही में भारत के साथ ईयू ने एफटीए पर समझौता किया था दोस्तों, आखिर उसका क्या होगा, क्यों इतना बड़ा फैसला लिया दोस्तों ईयू ने, और क्यों भारत के कंपनियों को भी लपेटा है उसने। साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पीओके में आज भी बहुत बड़ा उबाल, जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो के लगे नारे। वहीं एलओसी के पास अपने 2 जवान हो गए शहीद। दोस्तों बताएंगे क्या रहा कारण, वहीं एक से एक बड़ी जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत से घुसपैठिए बाहर जाने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और उसकी आत्मघाती इकाई मजीद ब्रिगेड को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कराने के लिए पाकिस्तान और चीन द्वारा चलाए गए संयुक्त प्रयास को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दिया है, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इसका समर्थन नहीं किया। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान और चीन ने सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के समक्ष बीएलए और मजीद ब्रिगेड को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस महीने अमेरिका ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इसी रुख का समर्थन किया। पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान में मौजूद सुरक्षित ठिकानों से पाकिस्तान और विशेष रूप से बलूचिस्तान में हमलों को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इन संगठनों के कारण उसके नागरिकों और सुरक्षा बलों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं को खतरा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के अस्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने हाल ही में सुरक्षा परिषद की बैठक में दावा किया था कि अफगानिस्तान में 60 से अधिक आतंकवादी शिविर सक्रिय हैं, जहां से आईएसआईएल के अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, बीएलए और मजीद ब्रिगेड जैसी संस्थाएं गतिविधियां चला रही हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर 1267 प्रतिबंध समिति से बीएलए और मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अनुरोध किया है और उम्मीद जताई थी कि परिषद शीघ्र कार्रवाई करेगी। हालांकि दोस्तों अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के रुख के कारण यह प्रयास फिलहाल सफल नहीं हो पाया। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अतीत में चीन ने कई बार भारत और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों और संगठनों को संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी सूची में शामिल कराने के प्रस्तावों को रोक दिया था। अब ऐसे में पहली बार है कि चीन स्वयं किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पश्चिमी देशों के विरोध का सामना करना पड़ गया, यानी कि जैसे को तैसा वाला जवाब दिया पश्चिमी देशों ने। इस पर आपकी क्या कथन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें ऐसा लगता है कि इस बौखलाहट के बाद अब पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में कोहराम मचाया और हवाई हमले में 11 मासूम बच्चों की जान ले ली। कुल 13 लोगों की मौत हुई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके में हवाई हमले कर दिए हैं, जिसमें 11 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 14 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने उसकी सीमा में घुसकर हमले किए हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग की जान चली गई। पाकिस्तान की तरफ से ये हमले अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और पख्तिका प्रांतों के रिहायशी इलाकों में किया गया है। अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। वहीं आपको बता दें इसमें चौंकने वाली बात दोस्तों ये है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान का बयान सामने आया है, जिसमें उसने इसका आरोप भी भारत पर मढ़ दिया। 26 आतंकियों को उसने मारने का दावा किया है दोस्तों। दरअसल पाकिस्तान के मंत्री ने एक्स पर कहा कि 4 ठिकानों को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया, जिनमें फितना अल ख्वारिज के कमांडर अलीम खान खुशली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खेल के ट्रेनिंग सेंटर, छिपने की जगह, गोला बारूद का जखीरा और मराकीज बोले तो केंद्र शामिल थे। तरार ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया है, लेकिन साथ ही हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पाकिस्तान के मंत्री का यह झूठ उस वक्त आया है जब तालिबान ने बच्चों की मौत की तस्वीरें जारी की हैं। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान के हमले में 11 बच्चे हमारे मारे गए हैं। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में हाल की आतंकवादी घटनाओं के बाद पाकिस्तान
पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमावर्ती इलाकों में फितना अल खवारिज से जुड़े मास्टरमाइंड और साजिश रचने वालों के ठिकानों और सुरक्षित पनाहगाहों पर सटीक और सुनियोजित हमले किए गए, जिसमें भारत समर्थित 26 खवारिज मारे गए। तो देखा आपने दोस्तों कैसे इन आतंकवादियों को भारत समर्थित आतंकवादी घोषित किया है पाकिस्तान ने, जिनको उसने मारने का दावा किया है। इतना बड़ा झूठ उसने पूरी दुनिया के सामने कहने का प्रयास किया है, वो भी बिना किसी सबूत के। यानी कि 11 बच्चों की जो मौत हुई, ऐसे में पूरी दुनिया के देश पाकिस्तान को घेरते यूनाइटेड नेशन में उसकी बेइज्जती होती, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने ये बयान जारी कर दिया और भारत पर इसका सारा आरोप मढ़ दिया। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? दो टूक जवाब देते हुए कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट, अगर आप भी मानते हैं कि यही हालत रही पाकिस्तान की, यही रवैया रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब वो खुद अपने आप ही नेस्तनाबूद हो जाएगा। तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा दोस्तों। वहीं आपको बता दें, रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ यानी ईयू की ओर से प्रस्तावित 21वें प्रतिबंध पैकेज के तहत 50 कंपनियों पर नए एक्सपोर्ट कंट्रोल प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। एक यूरोपीय राजनयिक ने बुधवार को इसकी जानकारी दी कि इन लक्षित कंपनियों में भारत की कंपनियां भी शामिल हैं। यह कदम यूरोपीय संघ की ओर से उस नेटवर्क पर शिकंजा कसने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है जिस पर रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर को सहायता देने और यूक्रेन संघर्ष के कारण मॉस्को पर लगे मौजूदा प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद करने का आरोप है। हालांकि इस प्रतिबंध पैकेज को आधिकारिक तौर पर लागू करने से पहले यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों की मंजूरी मिलना अनिवार्य होगा। दोस्तों, यूरोपीय संघ की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि काजा क्लास के मुताबिक इस नए पैकेज में कई देशों में स्थित कंपनियों पर निर्यात नियंत्रण उपाय शामिल किए गए हैं। इनमें ये देश शामिल हैं, वो है भारत, चीन, तुर्की, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात। इसके अतिरिक्त इस पैकेज में रूस के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े 30 से अधिक नए प्रतिबंधात्मक नाम शामिल करने की भी योजना है। रूसी तेल के अवैध व्यापार पर एलएनजी की बिक्री को रोकने के लिए इस बार बेहद कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा आपको बता दें। भारत जो है वो अपनी तेल की आवश्यकता रशिया से काफी हद तक पूरी कर रहा है। पश्चिमी देशों की ओर से बैन लगाने के बाद भारत और चीन रशिया से काफी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहे थे। ईरान संकट के दौरान भी भारत ने रूस से काफी तेल खरीदा और वो बड़ा आयातक बन गया। ईयू के नए बैन से भारत आने वाले रूसी तेल टैंकरों की संख्या कम हो सकती है। इससे भारत में तेल संकट पैदा हो सकता है और अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। उधर अब बात कर लेते हैं दोस्तों पीओके की क्या है हालात, क्या है आज की स्थिति। आपको बता दें, आज भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ पीओके में काफी उबाल देखने को मिली है दोस्तों। लगातार मौतों के बाद पीओके की जनता और ज्यादा आक्रामक आज दिखाई दी है। जहां पर जालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारों से गूंजी पूरी वादी। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके आसिम मुनीर की सेना की बर्बरता को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। पिछले कुछ समय से यहां लगातार राजनीतिक अस्थिरता, विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा संबंधित घटनाएं हो रही हैं। क्षेत्र के कई हिस्सों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का असंतोष खुलकर सामने आया है। जहां महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के बावजूद पीओके के लोग बिना डरे अपनी आवाज उठा रहे हैं। पीओके के पुंछ जिले की थोरार सब डिवीजन से सामने आई ताजा वीडियो में प्रदर्शनकारी स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। यह प्रदर्शन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो और जब तक जनता तंग रहेगी तब तक जंग रहेगी, जंग रहेगी जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को लेकर नाराजगी जताते हुए जवाबदेही और न्याय की मांग की। लोगों का कहना था कि उनकी समस्याओं और शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाल के महीनों में पीओके के विभिन्न इलाकों में ऐसे कई विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन देखने को मिले। दोस्तों, थोरार में हुआ यह ताजा प्रदर्शन भी उसी सिलसिले की एक और कड़ी मानी जा रही है, जिसमें स्थानीय लोग अपने अधिकारों और समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। वहीं जाक नेता ने कहा है कि पीओके में हम कफन बांधकर उतरे हैं, गोली खा लेंगे। लेकिन पूरी बात आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको बताया, निहत्थे लोगों पर वहां गोलियां बरसाई जा रही और पुलिस की हिंसक कार्रवाई में अब तक काफी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें साफ है कि पीओके में आटे, बिजली और बुनियादी अधिकारों के लिए शुरू हुआ यह आंदोलन अब सीधे तौर पर हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी बगावत में तब्दील हो चुका है। इस बीच जाग के नेताओं ने शरीफ सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी।
आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पीओके के लोगों के लिए आवाज उठाने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जाक पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, सरकार ने समूह के शीर्ष नेताओं पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक का इनाम रख दिया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इन नेताओं को शूट एंड साइट यानी देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों के हौसले अब भी पस्त नहीं हुए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा इस पूरे जन आंदोलन को देशद्रोह और आतंकवाद का नाम दिए जाने पर जाक के अध्यक्ष शौकत नवाज मीर ने कहा है कि सरकार को ये आरोप वापस लेने ही होंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हम पर जो देशद्रोह के झूठे आरोप लगाए हैं, मैं गोली खा लूंगा लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। शौकत मीर के अलावा एक और जाक नेता ख्वाजा मेहरान ने हुंकार भरी। उन्होंने यहाँ हजारों लोगों की भीड़ के बीच कहा है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। ख्वाजा मेहरान ने कहा कि गोली और बंदूक के दम पर कश्मीरियों को डराने की नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब चाहे हमारी जानें क्यों ना चली जाए या सब कुछ तबाही क्यों ना हो जाए, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले। तो यह है पूरी स्थिति दोस्तों अभी पीओके की, जहां पर जाक नेताओं ने ठान लिया है कि हम अपना हक मनवा कर रहेंगे। वहीं दोस्तों कुछ तबका ऐसा भी हो पीओके में जो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहता दोस्तों, वो लगातार भारत के साथ जुड़ने की मांग कर रहा है। अब ऐसे में ये आवाजें भी बुलंद होती दिखाई दे रही है इस प्रोटेस्ट में, जहां पीओके की जनता क्लियरली कह रही है कि हमको पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है, बेहतर होगा हमें भारत के साथ जोड़ दो या भारत के साथ विलय करवा दो। ये बड़ी मांगे अब उठ रही है दोस्तों पीओके में। इस पर आपकी क्या है राय, अवश्य कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। उधर आपको बता दें, सीमा पर गरजेगा भारत, सेना खरीदेगी 300 और K9 वज्र तोप, जिससे चीन पाकिस्तान के छूटेंगे पसीने। दोस्तों भारतीय सेना अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता और तेज मोबाइल आर्टिलरी ताकत को मजबूत करने के लिए 300 से भी ज्यादा K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर तोपों की खरीद की तैयारी कर रही है। करीब 23,000 करोड़ रुपए की यह संभावित डील पिछले कई दशकों में भारतीय सेना की सबसे बड़ी आर्टिलरी खरीद मानी जा रही है। रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को इसी सप्ताह रक्षा खरीद बोर्ड यानी डीपीबी के सामने मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ये ऑर्डर भारतीय कंपनी को मिलने की संभावना है, जो दक्षिण कोरियाई कंपनी के सहयोग से भारत में K9 वज्र तोपों का निर्माण करती है। नई डील के बाद L&T द्वारा तैयार की जाने वाली K9 वज्र तोपों की कुल संख्या 500 के पार पहुंच जाएगी। ये भारतीय सेना की आर्टिलरी आधुनिकीकरण योजना में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है दोस्तों। उधर आपको बता दे, उरी में अचानक फटा हैंड ग्रेनेड, जिससे LOC के पास इस ब्लास्ट में 2 जवान शहीद। दोस्तों उरी से एक बहुत बुरी खबर सामने आई है हर भारतीयों के लिए। कमल कोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक कैंप में हैंड ग्रेनेड से अचानक ब्लास्ट हुआ, यानी हैंड ग्रेनेड के अचानक फटने से भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। दोस्तों यह घटना उस समय हुई जब वे अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। ग्रेनेड फटने के बाद वो बुरी तरह जख्मी हुए थे और उन्हें आनंद फानन में अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन जवानों ने दम तोड़ दिया। ये दोनों जवान महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये धमाका LOC के पास बेहद संवेदनशील कमलकोट सेक्टर में हुआ, जहां बारूदी सुरंगों और बिना फटे विस्फोटक पदार्थों की मौजूदगी से लगातार बड़ा खतरा बना रहता है। धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे की क्या वजह है, इसकी जांच चल रही है। सेना के अधिकारी घटना के सभी पहलुओं की जांच करने में जुटे हैं दोस्तों। ऐसे में शहीद हुए अपने इन दोनों जवानों को आप लोग श्रद्धांजलि कमेंट में जरूर दीजिएगा। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, दुनिया भर से बधाइयों की बौछार। मोदी ने कहा यह जनता के प्रेम व विश्वास का प्रतीक है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर से बधाइयां का सिलसिला शुरू हो चुका है। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों, सांसदों और उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों ने उनके नेतृत्व, भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक मंच पर उनकी भूमिका की सराहना की। 10 जून को 4,399 दिनों का लगातार कार्यकाल पूरा करते हुए मोदी जी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी सीनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष जॉन कार्निन ने मोदी के कार्यकाल को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत साझेदारी पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। वहीं बिल हैगर्टी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के संबंध एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं। आप भी दोस्तों कमेंट में कांग्रेचुलेशन पीएम मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। वहीं बता दें, गंगा जल संधि बनी, भारत बांग्लादेश के संबंधों में अब नई चुनौती, क्या शांति से पानी बंटवारे पर बढ़ेंगे दोनों देश, क्या है तारीख की नजर। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच बीते कुछ महीनों में संबंध सुधारने का प्रयास हुआ है। इसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिलती दिखी है, लेकिन पानी बंटवारे का मुद्दा दोनों देशों के बीच बरकरार है। भारत बांग्लादेश संबंधों में पानी बंटवारा रणनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के लिए भारत के साथ
ताजा नदियों का सवाल लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों में से है। फिलहाल इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस साल दोनों देशों के बीच की गंगा जल संधि खत्म हो रही है। बांग्लादेश और भारत के बीच दिसंबर 1996 का गंगा जल बंटवारा समझौता हुआ था, जो बीते 30 वर्षों से चला आ रहा है। यह इस साल दिसंबर में खत्म हो रही है। इसमें खुद रिन्यूअल यानी नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए नई संधि के लिए बातचीत चल रही है। अभी तक इस संबंध में ना तो बहुत अच्छे और ना ही बहुत बुरे संकेत मिले हैं। फिलहाल बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार के रुख पर हर किसी की नजर है दोस्तों। वहीं अंतिम खबर आपको बता दें, टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट आई सामने, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान का भी है। नाम बता दे कौन कौन है टीएमसी के अब बागी सांसद। जी हां, ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधायकों के बाद अब बड़ी संख्या में सांसद भी बागी हो गए हैं। ऐसे ही 19 सांसदों की लिस्ट सामने आ गई है, जिनमें अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का भी नाम शामिल है, जो कि काफी बड़े नाम है। बताया जा रहा है कि इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को हस्ताक्षर करके एक पत्र सौंपा है। हालांकि इस संबंध में पार्टी की ओर से आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। इस सूची के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चाओं का दौर बहुत ज्यादा तेज हो गया है। कारण क्या है आपको बता दें, कारण है लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के कुल 28 सांसद है। यदि बागी खेमे के 19 सांसदों के दावे सही साबित होते हैं तो ये टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। अगर उन बागी सांसदों का नाम आपको बता दें, 19 सांसद जो बागी हुए हैं तो उनके नाम है काकोली घोष बारासात से, जगदीश चंद्र बसुनिया कूच बिहार से, खलीलुर रहमान जंगीपुर से, यूसुफ पठान बहरामपुर से, अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद से, पार्थ भौमिक बैरकपुर से, बापी हलदार मथुरापुर से, सायोनी घोष जादवपुर से, माला रॉय कोलकाता दक्षिण से, मिताली बाग आराम बाग से, दीपक अधिकारी खटाल से, कालीपद सोरेन झाड़ग्राम से, जून मालिया मेदिनीपुर से, अरुण चक्रवर्ती बांकुड़ा से, डॉक्टर शर्मिला सरकार बर्धमान पूर्व से, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से, असित कुमार माल बोलपुर से, शताब्दी रॉय बीरभूम से और अंत में रचना बनर्जी हुगली से। जी हां दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक बागी सांसदों ने फिलहाल टीएमसी से इस्तीफा ना देने या औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल ना होने का फैसला किया है। इसके बजाय वे एनडीए को समर्थन देने वाले एक अलग गुट के तौर पर काम करने की योजना बना रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यह कदम दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए उठाया गया है। इससे आप क्लियरली कह सकते हैं दोस्तों, ममता बनर्जी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। हाथ से सत्ता भी गई और अब पार्टी भी नहीं बचती दिखाई दे रही। आपकी इस पर जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।